मेरा भाई जिस सिक्योरिटी इदारे में जॉब किया करता था, उस सिक्योरिटी इदारे की पॉलिसी ये थी कि हर 6 से 8 महीने के बाद तबादला कर दिया जाता था। तकरीबन पाकिस्तान के सारे शहरों में मैं, मेरी मदर और मेरा भाई रह चुके थे। हमारी फैमिली में टोटल 3 अफराद थे। जब मैं छोटी सी थी तो उसी दौरानिए में मेरे फादर का इंतकाल हो चुका था। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई ने मेहनत की, स्ट्रगल की और बहुत अच्छी तालीम हासिल की, और उसकी बदौलत उसको इस सिक्योरिटी इदारे में बहुत अच्छी पोस्ट मिल चुकी थी। इसी तरह 2001 चल रहा था और मेरे भाई की जो पोस्टिंग थी वो कराची से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक पॉइंट मौजूद था, वहाँ पे कर दी गई थी। अब जहाँ पे हमें रिहाइश अख्तियार करनी थी, बेसिकली यहाँ पे क्वार्टर्स मौजूद थे, और जो क्वार्टर हमें मिला था उसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था कि जब आप क्वार्टर के अंदर एंटर हुआ करते हैं तो एंटर होते ही सामने एक सहन मौजूद था, जबकि लेफ़्ट साइड पे 3 कमरे मौजूद थे और राइट साइड पे सीढ़ियाँ मौजूद थी। यानी अगर आपको ऊपर जाना हो, छत पे जाना हो तो उसका भी रास्ता मौजूद था। जैसे ही हम लोग उस क्वार्टर में या उस जगह पे एंटर हुए थे तो कुछ अजीब सी वाइब्स थी जो ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे भाई को भी आ रही थी। जबकि जो मेरी मदर थी वो शुरू से ही ना सिर्फ नमाजी परहेज़गार थी बल्कि वो बहुत ज़्यादा दम दुरूद किया करती थी, तो शायद यही वजह थी कि वो मुकम्मल तौर पे इत्मीनान में थी। खैर, जब शुरू में हम लोग इस क्वार्टर के अंदर शिफ्ट हुए तो हमारे आगे पीछे के जो भी क्वार्टर्स थे, इत्तफाक से वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। तकरीबन 8-10 क्वार्टर छोड़ने के बाद एक क्वार्टर में एक और ऑफिसर रहा करते थे। ये जो एरिया था ये कुछ इस तरह का एरिया था, यानी कि अगर आप अपने घर से या अपने क्वार्टर से बाहर निकलें तो बहुत सारे दरख्त मौजूद थे, बहुत सारी झाड़ियाँ मौजूद थीं, और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगा करता था कि जैसे किसी फॉरेस्ट में या किसी जंगल में आप पहुंच चुके हैं। अक्सर जो मेरे भाई थे वो सुबह 9-10 बजे रवाना होते, और कभी कभी ऐसा होता कि उनको आने में 2 से 3 दिन लग जाया करते थे। कहने को तो उनकी पोस्टिंग उसी शहर में की गई थी जहाँ पे इनकी ड्यूटी थी, लेकिन कभी कभी इनको मुख्तलिफ कामों के लिए दूसरे शहरों में या दूसरी जगहों पे 1-2 दिन के लिए भेजा जाता था। तो वैसे ही एक बुध की रात थी और रात के तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था। मेरे जो भाई थे वो किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे, जबकि इस क्वार्टर के अंदर मैं और मेरी वालिदा मौजूद थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं खाना बना रही थी कि खाना बनाते बनाते मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही है। अब क्योंकि हमारे सराउंडेड में कोई फैमिलीज़ मौजूद नहीं थी और आगे पीछे के जितने भी क्वार्टर्स थे वो तकरीबन सारे के सारे खाली थे, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो बातें करने की आवाज़ आ रही है, जो कि बज़ाहिर किसी औरत की या लड़की की लग रही थी, ये बिला आखिर कहाँ से आ रही है। पहले तो हम लोग इस आवाज़ पे गौर करते रहे, लेकिन जब हमें समझ नहीं आया तो मेरी मदर ने कहा कि हो सकता है कि 2-4 क्वार्टर छोड़ के जो अफसर रहा करते हैं, हो सकता है उनके कोई फैमिली मेम्बर्स आए हों, उनके कोई मेहमान आए हों, जिसकी वजह से उनके बातें करने की आवाज़ें आ रही हों। खैर, हम लोगों ने इन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया और कुछ देर के बाद मैं और मेरी मदर खाना खाने के लिए बैठ गए। अब जब हम दोनों खाना खाने के लिए बैठे तो हमें बैठे हुए अभी 5 या 7 मिनट ही गुजरे होंगे कि ऐसा लगने लगा कि जिस कमरे में हम मौजूद हैं, यानी कि जो बीच वाला कमरा था, उसके बराबर वाले कमरे से यानी लेफ्ट साइड से किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही है। अब शुरू में मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन मेरी मदर का भी यही ख्याल था कि ये जो आवाज़ आ रही है ये बिल्कुल बराबर में से आ रही है। बहरहाल, जैसे ही हमें आवाज़ महसूस हुई तो खाने पे से एकदम से हमारा जो दिल था वो उचाट हो चुका था। मैं अपनी मदर के हमरा बाहर निकली और बाहर निकल के जो बराबर वाला कमरा था उसकी तरफ बढ़ने लगी।
जैसे जैसे हम लोग उस कमरे के करीब पहुंच रहे थे या दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले थे, तो अब हमें लग रहा था जैसे दो औरतें अंदर मौजूद हैं और आपस में बातें कर रही हैं। ये जो ज़बान थी, ये ना उर्दू ज़बान थी, ना ही इंग्लिश थी और ना ही कोई रीजनल लैंग्वेज थी। ये दोनों औरतें जिस ज़बान में बात कर रही थी, ये कम से कम ऐसी ज़बान थी जो हमने इससे पहले नहीं सुनी हुई थी। खैर, जैसे ही मेरी मदर को यकीन हो चला कि अंदर कोई मौजूद है और जो भी मौजूद है वो आपस में बातें कर रहा है, तो मेरी मदर ने एकदम से आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद दरवाज़ा खोला। जैसे ही मेरी मदर ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा खुला, तो हमने देखा कि जो सामने सोफ़ा मौजूद है, उस सोफ़े के ऊपर दो काली बिल्लियाँ बैठी हुई हैं। और ये जो बिल्लियाँ हैं, इनका जो कदो कामत है या इनकी जो जसामत है, उसको देख के लग ही नहीं रहा जैसे वो बिल्लियाँ हों। ये बहुत हेल्दी, बहुत ही लंबी चौड़ी बिल्लियाँ थीं और इन दोनों की जो आंखें थीं वो मुकम्मल तौर पे ग्रीन थीं। अब मेरी मदर को तो अंदाज़ा हो चुका था कि सामने जो बिल्लियाँ मौजूद हैं, ये बिल्लियों के रूप में कोई और मखलूक है। खैर, उन्होंने मुसलसल आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखा और कुछ सेकंड तक उनको देखने के बाद मुझे इशारा किया कि जैसे यहाँ से वापस पलटो। जैसे ही उन्होंने इशारा किया तो मैं तो जैसे कि मुंतज़िर थी कि मैं फ़ौरन से वापस पलटूं और यहाँ से पीछे की तरफ चली जाऊँ। हम लोग वापस से उसी कमरे में आए जिस कमरे में हम लोग खाना खा रहे थे और मेरी मदर ने कहा कि परेशान ना हो, बस पाक साफ रहो और जितना हो सके आयतल कुर्सी या कुरानी आयत पढ़ते रहा करो। जब मेरी मदर ने इस तरह से कहा तो मुझे भी यकीन हो चला था कि ये जो घर है, ये जो क्वार्टर है, ये यकीनन ना सिर्फ आसेब ज़दा है, बल्कि हम तीनों को जब तक यहाँ पे रहना है तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। खैर, उसके बाद से थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था और हम लोगों ने अपने तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दी थी। इसी तरह 4 या 5 दिन मज़ीद गुजरे और रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि हम लोग खाना खाने के बाद छत पे चले जाया करते थे। अब क्योंकि ये जो छत थी, ये काफ़ी बड़ी छत थी और यहाँ पे वॉक करने में या यहाँ पे बैठने में बड़ा मज़ा आया करता था। खैर, उस दिन भी मैंने और मेरी मदर ने खाना खाया और खाना खाने के बाद सीधे छत पे रवाना हो गए। मेरी मदर वॉक करते करते तस्बीह पढ़ रही थी, जबकि मैं उनके साथ साथ वॉक कर रही थी। इसी दौरानिए में ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ 2-4 क्वार्टर छोड़ के उस तरफ से एकदम से उड़ती हुई हमारी तरफ आई है। और ये जो कुछ हुआ, ये विदिन सेकंड्स हुआ। हमें समझने का या उसको मुकम्मल तौर पे देखने का मौका ही नहीं मिला। बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ 4 क्वार्टर छोड़ के वहाँ से हवा में उड़ी है और एकदम से हमारी छत पे आके गिरी है। अब जिस तरफ वो आके गिरी थी या जिस तरफ वो आके उतरी थी, जैसे ही मैंने और मेरी मदर ने उस तरफ देखा तो ये देख के हमारे होश उड़ गए कि एक अजीब सी औरत थी जो हमारी छत के कोने पे मौजूद थी, जिसका बहुत ही खौफनाक चेहरा था और उस खौफनाक चेहरे के साथ साथ उसके जो हाथ थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो जले हुए या झलसे हुए हाथ हैं। और जले होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो खाल है या उसके जो हाथ हैं वो बाकायदा नीचे लटके हुए हैं। उसकी जो आंखें थी वो इस अंधेरे में भी एकदम से स्पार्क कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि उस औरत की आंखों से मुसलसल रोशनी निकल रही है। इसी दौरानिए में जब मेरी मदर की ख़ास तौर पे उसके पाँव पे नज़र पड़ी तो मेरी मदर ने फ़ौरन से उसके पाँव को देखा और देखते ही लाहौल वाला कुव्वत पढ़ना शुरू कर दी। जब मैंने भी इसी दौरानिए में उसके पाँव की तरफ देखा तो उस औरत के जो पाँव थे वो मुकम्मल तौर पे रिवर्स फीट थे, यानी कि उसकी जो उंगलियां थीं वो पीछे की तरफ मौजूद थीं, जबकि उसकी जो एड़ी थी वो आगे की तरफ मौजूद थी।
अब मेरी मदर ने लाहौल पढ़ते पढ़ते एकदम से ना सिर्फ मुझे पीछे किया बल्कि खुद आगे की तरफ आके लाहौल पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। अब जैसे जैसे वो आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी वैसे वैसे वो जो भी मखलूक थी जो हमारी छत के कोने में मौजूद थी वो ना सिर्फ पीछे हट रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो छत से वापस उड़ना चाहती है या यहाँ से भाग जाना चाहती है। खैर मुसलसल तिलावत करने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा और वो जो भी चुड़ैल थी या जो भी मखलूक थी देखते ही देखते दोबारा से एकदम हवा में उड़ी और ना सिर्फ हवा में उड़ी बल्कि देखते ही देखते यहाँ से गायब हो गई। अब जब वो वहाँ से गायब हुई तो मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा संभाला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार थी और आप कह सकते हैं कि मैंने बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। खैर जब हम लोग नीचे आए तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी थी। खैर आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल दम दुरूद करने की वजह से बतदरीज मेरी जो हालत थी वो बेहतर हो गई। अब ये जो 2 वाक़यात थे ये इस कदर खौफनाक वाक़यात थे कि अगर आप किसी से शेयर करें तो वो इस पे यकीन ना करे। और ऐसा ही था कि जब हम अपने भाई से इन वाक़यात का जिक्र किया करते थे तो वो कहते थे कि सब किताबी बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है आपने कोई ख्वाब देखा हो या आप लोगों का वहम हो। गर्ज के बहुत सारे बहाने बनाते और वो हमें कन्विंस करने की कोशिश करते कि जब तक मेरा अगला ट्रांसफ़र नहीं हो जाता हमें यहीं पे ही टाइम गुजारना होगा। और अल्लाह का शुक्र कि उसके कुछ अरसे के बाद यानी कि तकरीबन 1 महीने के बाद मेरे भाई का जो ट्रांसफ़र था वो किसी और क्वार्टर में या किसी और जगह पे हो चुका था। आज भी जब हम इस वाक़ये को या इन वाक़यात को याद करते हैं तो हमारी समझ ही नहीं आता कि हमने किस मखलूक को अपने घर की छत पे ना सिर्फ देखा था बल्कि मुसलसल तिलावत करने की वजह से वो देखते ही देखते हवा में तहलील हो गई थी। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है ये स्टोरी में सारा ने पंजाब से शेयर की है। ये बताती है कि ये जो वाक़या है ये 2007 और 2008 में इनके साथ पेश आया था। और जब ये वाक़या इनके साथ पेश आया था तो दिसंबर का महीना चल रहा था, शदीद सर्दी हो रही थी और ये पंजाब से यानी कि लाहौर से गुजरांवाला के लिए रवाना हुई थी। ये बताती है कि जब हम लाहौर से निकले थे तो उस वक्त भी सर्दी थी, बहुत ज़्यादा धुंध हुई थी, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था तो हमें यकीन था कि हम खैरियत से अपनी मंजिल पे या अपने गांव में पहुंच जाएंगे। हम लोग जब लाहौर से निकले थे तो रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। तो इत्तफाक से जो हमारी गाड़ी थी जो कि उस वक्त भी न्यू कार थी उसने एकदम से झटके लेना शुरू कर दिए। और जब हमारी गाड़ी ने झटके लेना शुरू किए थे तो हम लोग एक ऐसी जगह पे या ऐसे मकाम पे मौजूद थे जहाँ पे दोनों तरफ खेत ही खेत मौजूद थे और दूर कहीं जाके एक लाइट या एक रोशनी सी नज़र आ रही थी। अब जब हमारी गाड़ी ख़राब हुई तो सबसे पहले मेरे घर वालों ने या जो भी मर्द थे उन्होंने बाहर निकल के गाड़ी को चेक करना शुरू कर दिया। इन लोगों का ख्याल था कि हो सकता है छोटा मोटा फॉल्ट हो या कोई वजह हो जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो चुकी हो। जैसे ही ये फॉल्ट दूर होगा तो गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करेंगे और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसी दौरानी में जबकि जो भी मर्द थे वो सारे के सारे बोनट खोल के गाड़ी को देख रहे थे तो इत्तफाक से मैं सबसे पीछे वाली सीट पे मौजूद थी और मेरा जो फेस था वो सीधे हाथ पे जो खेत मौजूद थे ना सिर्फ उन खेतों की तरफ था बल्कि उन खेतों के दरमियान में जहाँ पे बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे मैं उस तरफ मुसलसल देख रही थी। ये जो दरख्त लगे हुए थे ये हमारी गाड़ी से तकरीबन 40 या 45 फीट के फासले पे मौजूद थे। खैर जबकि मैं इतनी रात में हल्की हल्की धुंध में इन दरख्तों पे गौर कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे जो एक बरगद का दरख्त है उस दरख्त के ऊपर कोई मूवमेंट हो रही है। अच्छा, बाकी जितने भी दरख्त थे उन पे ना कोई मूवमेंट हो रही थी
نہ ان کے پتے ہل رہے تھے، جبکہ اسپیسیفکلی یہ جو برگد کا درخت تھا نہ یہ صرف ہل رہا تھا بلکہ ایگزیکٹلی لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو درخت کے اوپر موجود ہے۔ میں مسلسل اسی درخت پہ اسی ٹہنی کی طرف غور کر رہی تھی کہ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ اس درخت پہ سے آہستہ آہستہ کر کے کسی نے نیچے اترنا شروع کیا ہے۔ اب جیسے ہی میں نے مزید غور کیا تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جو بھی درخت پہ موجود تھا اس نے سفید کلر کا لباس پہن رکھا ہے، اور نہ صرف سفید کلر کا لباس پہن رکھا ہے بلکہ اتنی دور سے بھی اس کے چہرے پہ جو دو آنکھیں موجود ہیں وہ لال شولوں کی طرح یا لال انگاروں کی طرح مسلسل چمک رہی ہیں۔ اب میں اس کے اوپر مزید غور کر رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ آخر یہ کون ہے جو درخت سے نیچے اتر رہا ہے۔ اسی دورانیے میں جب میں نے اس کے چہرے پہ مزید غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کا جو چہرہ ہے وہ بہت ہی خوفناک چہرہ ہے، اور اس کے چہرے پہ جگہ جگہ کٹس لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس کے چہرے سے، خاص طور پہ اس کی زبان سے خون رس رہا ہے۔ اب جیسے ہی میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو میرے برابر میں میرا بھائی موجود تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو کوہنی ماری، میں اس کو اشارہ کرنے لگی اور میں چاہتی تھی کہ وہ بھی اس طرف دیکھے جس طرف میں دیکھ رہی ہوں۔ اب جیسے ہی میں نے اپنے بھائی کے کندھے پہ کوہنی ماری تو اس نے بھی اس طرف دیکھنا شروع کر دیا جس طرف میں دیکھ رہی تھی۔ میرے بھائی نے بھی یہی دیکھا کہ وہ جو عورت تھی جو کہ بہت ہی خوفناک شکل کی حامل تھی وہ درخت سے ایک دم سے نیچے اتری ہے، اور نہ صرف نیچے اتری ہے بلکہ ایک دم سے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ جیسے ہی میرے بھائی نے اور میں نے اس عورت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ہم لوگوں نے ایک دم سے نہ صرف شور کرنا شروع کیا بلکہ میں نے اپنے فادر کو آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ اب میرا بھائی بھی میں بھی اپنے فادر کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کو چیخ کے پکارنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے منہ سے نہ آواز نکل رہی ہے نہ ہی ہم چیخ پا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کا جو جسم ہے وہ مکمل طور پہ پیرالائزڈ ہو چکا ہے۔ اسی دورانیے میں ایک دم سے جب ہم دونوں نے سیدھے ہاتھ پہ یعنی اس درخت کی طرف دوبارہ سے دیکھا تو اسی دورانیے میں وہ جو عورت تھی وہ ہماری گاڑی کے اس قدر قریب آ چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اور ہمارے درمیان مشکل سے 10 یا 12 فٹ کا فاصلہ موجود ہے۔ اب جیسے ہی میرے بھائی نے اس عورت کو اس قدر قریب دیکھا تو اس نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میرے بھائی نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ جو عورت تھی بجائے اس کے کہ مزید ہماری طرف بڑھتی وہ ایک دم سے واپس پلٹی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی درخت کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کچھ سیکنڈز کے اندر اندر وہ اتنی پھرتی کے ساتھ نہ صرف درخت تک پہنچی بلکہ دوبارہ سے اسی درخت کے اوپر چڑھ کے درختوں کے پتوں میں یا ٹہنی میں جا کے کہیں غائب ہو گئی۔ خیر جیسے ہی میرے بھائی نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تھی تو ایسا لگنے لگا تھا جیسے ہم دونوں کے جو جسم ہیں وہ مکمل طور پہ آزاد ہو چکے ہیں، اور وہ جو پہلے والی کیفیت تھی کہ ہم چاہنے کے باوجود بھی نہ آیت الکرسی پڑھ پا رہے تھے نہ ہی اپنے پیرنٹس کو آواز دے پا رہے تھے، وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ خیر جب ہم لوگ گھر پہنچے تو مجھے اور میرے بھائی کو بہت شدید بخار ہو چکا تھا۔ 1 ہفتے تک ہم دونوں کو شدید بخار رہا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم دونوں کی طبیعت نارمل ہو گئی۔ جب بعد میں ہم نے اپنے پیرنٹس سے اس واقعے کا ذکر کیا تو میرے فادر کا کہنا تھا کہ جہاں پہ ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی وہ جو ایریا ہے، خاص طور پہ وہ جو پٹی ہے جہاں پہ دونوں طرف کھیت موجود ہیں، اور وہاں پہ جو ایک برگد کا درخت نظر آیا کرتا ہے، اس درخت کے بارے میں بہت سارے قصے، بہت ساری کہانیاں ہیں جو مشہور ہیں۔